जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के इस ऑनलाइन कोर्स में, जिसमें हम लोग मुख्य परीक्षा के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। और आप लोगों ने जो पिछला लेक्चर हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जिसमें हम लोग वर्ण व्यवस्था के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। और आज इस लेक्चर में मैं कुछ दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो वर्ण व्यवस्था का समाजशास्त्री महत्व क्या है और वर्ण व्यवस्था में क्या त्रुटियां, क्या दोष देखने को मिलते हैं, किन आधारों पर उनकी आलोचनाएं की जाती है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आज हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि सीधे प्रश्न आ चुका है, पिछले साल का पेपर उठाना, आपको मेरी बात पे यकीन हो जाएगा। और जो मैंने तरीका आपको शुरुआत से सिखाने का प्रयास किया है कि कभी भी आप सारे एक टॉपिक के कितने डायमेंशन होते हैं उसको एक फ्रेम में रख लीजिए और उसके बाद में उस पर विचार कीजिए कि कहां से 3, कहां से 5 और कहां पर 11 का प्रश्न बन सकता है। टॉपर अगर बनना है तो इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी होगी। आइए चलिए शुरू कर देते हैं इसको। सबसे पहले प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है कि सामाजिक वर्ण व्यवस्था का सामाजिक आधार क्या है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या फिर सीधे आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व क्या है। क्या पूछा जा सकता है? समाज शास्त्रीय महत्व क्या है। तो इसके बारे में चर्चा चल रही थी, आगे बढ़ाते हैं हम लोग। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें कि समाजशास्त्रीय महत्व इसका क्या है, तो देखिए पहला पॉइंट आता है व्यक्तिक उन्नति का अवसर, है ना। व्यक्तिक उन्नति का अवसर, इसका क्या अर्थ होता है? चलिए थोड़ा सा मैं इसको फिर से खोल लेता हूं, वो पेज कहीं चला गया, 1 मिनट आ जाएगा। चलिए, यानी कि वर्ण व्यवस्था में हम लोग क्या देखते हैं कि 4 अलग अलग वर्ण होते हैं और वो किस पर आधारित होते हैं? वो कर्म पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? तो कर्म पर आधारित होते हैं। और कर्म पर आधारित होते हैं यानी कि जैसे ही व्यक्ति अपना कर्म बदले वैसे ही वो उसका वर्ण भी बदल सकता था। इसी को मैंने कहा था कि ये मोबिलिटी, ये गतिशीलता देखने को मिलती है हमको वर्ण व्यवस्था में। अब यहाँ क्या कहा गया कि वर्ण व्यवस्था बहुत खुली व्यवस्था है, जिसमें एक व्यक्ति को अपनी क्षमता और गुणों के आधार पर अपनी स्थिति उच्च करने का अधिकार और अवसर होता है। यही मैंने कहा ना कि जैसे आप अपने कर्म बदलेंगे, मान लीजिए कि आप पैदा हुए थे शूद्र वर्ण में, है ना, लेकिन आपने शूद्र वर्ण के कार्यों को ना करते हुए मान लीजिए कि आपने अध्ययन करना शुरू किया, आपने वेदों का ज्ञान अर्जित कर लिया, है ना, आपने पूजन पाठ करना शुरू कर दिया, तो कुछ समय बाद आप ही ब्राह्मण के रूप में भी वर्णित होंगे, आप ब्राह्मण बन सकते हैं। ये मोबिलिटी, ये अवसर यहाँ पर उपलब्ध होता है। एक खुली व्यवस्था, एक ओपन सिस्टम है जिसमें जो जैसा कर्म करेगा वैसे ही वर्ण का वो सदस्य बन जाएगा। ये चीज इसमें क्लियरली दिखाई देती है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शक्तियों के विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि ये जो आश्रम व्यवस्था का पूरा प्रावधान है, इसमें व्यक्ति के लिए जो भी कर्म डिसाइड होते हैं वो समाज की अलग अलग जरूरतों के हिसाब से डिसाइड होते हैं। और यदि व्यक्ति उन काम को करता रहेगा तो इससे क्या होगा, उन कार्यों का विकेंद्रीकरण देखने को मिलेगा। जैसे सामाजिक जीवन में 4 मुख्य शक्तियां कार्य करती, कौन कौन सी? ध्यान दीजिएगा, ज्ञान शक्ति, राज्य शक्ति, अर्थ शक्ति और श्रम शक्ति। अब ध्यान दीजिए कि समाज की सारी आवश्यकताओं से संबंधित ये 4 शक्तियां होती। मैं यहां इसको समझाऊं आपको, तो सबसे पहली कौन सी शक्ति होती है? ज्ञान की शक्ति होती है। दूसरी राज्य की शक्ति होती है। तीसरी अर्थ की शक्ति होती है, आर्थिक शक्ति होती है ना। और जो चौथी और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण होती है वो भी होती है, वो श्रम की शक्ति होती है। अब देखिए यहां बहुत अच्छे से डिसाइड किया हुआ है कि ज्ञान शक्ति का जो स्रोत है वो ब्राह्मण वर्ण होगा। कौन होगा? ब्राह्मण वर्ण होगा। राज्य शक्ति क्षत्रिय के पास होती है, ठीक है। आर्थिक शक्ति वैश्य वर्ण के लोगों के हाथ में केंद्रित होती है, जबकि जो श्रम करता है वो शूद्र होता है। शूद्र वर्ण जो है वो उसके हाथ में। समाज में इन शक्तियों का यदि मान लीजिए एक ही व्यक्ति के पास केंद्रीकरण हो जाएगा तो वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। लेकिन यहां पर क्या देखने को मिलता है कि इसके केंद्रीकरण की जगह इसका विकेंद्रीकरण, यानी कि इनका बंटवारा कर दिया गया। जब इसका बंटवारा कर दिया गया तो व्यक्तिगत निरंकुशता पर यहां पर एक प्रकार का कंट्रोल स्थापित करने में मदद मिलती है ना। अगर किसी एक ही व्यक्ति के पास होगी सारी शक्ति तो वो बाकियों का शोषण करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर सब महत्वपूर्ण है और सब आवश्यक है और सब कार्य बटे हुए हैं।
इस सिद्धांत पर चलते हुए यहाँ आश्रम व्यवस्था की हम चर्चा करेंगे। इनके अधिक बिखराव से सामाजिक संगठन और प्रगति में बाधा पहुंचने लगती है। तो इनका बिखराव भी नहीं होता, ना तो केंद्रीकरण होता ना बिखराव होता है, एक प्रकार का विकेंद्रीकरण जरूर देखने को मिलता है। और वो जो विकेंद्रीकरण होता है वो बहुत व्यवहारिक और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है। आगे बात करते हैं हम तीसरे नंबर पर। देखिए यहाँ पर आगे भी दिया हुआ कि आवश्यकता इस बात की होती है कि समाज में इन शक्तियों का केंद्रीकरण को रोका जाए और इनके अधिक बिखराव को भी रोका जाए, यही बात हमने की थी। दूसरे शब्दों में वैयक्तिक और सामूहिक, कौन कौन सा, एक तो है पर्सनल व्यक्तिगत इंडिविजुअल और एक है सामूहिक यानी कि एक समूह के रूप में। दोनों दृष्टियों से अधिक हितकर यह है कि समाज में शक्तियों का एक ऐसा विकेंद्रीकरण हो जिसमें इनके बीच एक अपेक्षित मात्रा तक सामंजस्य, संगठन और समन्वय बना रहे। वर्ण व्यवस्था में यही देखने को मिलता है। यानी कि देखिए सब जरूरी है, अर्थ शक्ति भी जरूरी है, श्रम शक्ति भी जरूरी है, राज्य शक्ति भी जरूरी है और ज्ञान शक्ति भी जरूरी है और सब इंटरडिपेंडेंट है। एक ऐसी वैज्ञानिक व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। तीसरा पॉइंट है श्रम विभाजन और विशेषीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी विशेषता के आधार पर महात्मा गांधी ने भी इसका समर्थन किया था, वर्ण व्यवस्था का। क्यों किया था आपको समझ में आ जाएगा। श्रम विभाजन यानी कि काम को बांट के करना और विशेषीकरण यानी कि कार्य में स्पेशलिस्ट हो जाना। यदि अभी हमने देखा कि चार अलग अलग शक्तियां होती है, वो चार अलग अलग प्रकार के काम है, ज्ञान से संबंधित, श्रम से संबंधित, राज्य से संबंधित और अर्थ नीति से संबंधित या आर्थिक क्रियाओं से संबंधित। अब वर्ण व्यवस्था में क्या होता है कि ऐसा अच्छा आदर्श प्रस्तुत करती है जिसमें जैसे अध्ययन और अध्यापन का कार्य है, सुरक्षा और प्रशासन का कार्य है, उत्पादन और व्यापार का कार्य, और इन सभी कार्यों से सबसे जरूरी जो होता है वो शारीरिक श्रम या सेवा का कार्य होता है। तो इनको ये चार वर्ण जो है ना, ये सारे वर्ण, जैसे बुद्धिजीवी वर्ग जो होता है वो उसको ब्राह्मण कह सकते हैं, शासक वर्ग क्षत्रिय है, व्यापारी वर्ग वैश्य है और शारीरिक श्रमजीवी वर्ग जो है वो शूद्र है। जब ये अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करने लगते हैं, अपने अपने वर्ण से जुड़े कार्य संपादित करने लगते हैं, तो उसका लाभ ये होता है दोस्तों कि एक ही काम को पीढ़ी दर पीढ़ी करते 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 उसमें विशेषीकरण हासिल कर लेते हैं। और यहाँ ये भी प्रावधान किया गया कि यदि हम अपने वर्ण के कामों को छोड़ करके दूसरे वर्ण के कामों में हस्तक्षेप करेंगे तो हमें पाप का भागी बनना पड़ेगा। ठीक है, बुरा फल मिलता है उसका। इसी मान्यताओं के आधार पर ही क्या हो गया कि एक प्रकार का विशेषीकरण यानी एक ही काम को कर करके उसमें स्पेशलिस्ट बन जाता है व्यक्ति और उसका लाभ पूरे समाज को मिलता है। समाज में संघर्षों को मिटाना देखिए उसी से जुड़ा हुआ है कि जब समाज में सब व्यक्ति क्या करेंगे, संघर्ष की संभावना तभी खत्म हो जाएगी जब सब व्यक्ति अपने अपने ही काम को करते रहेंगे और दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब ये समाज में संघर्ष खत्म हो जाएंगे। आज के समय में इतना संघर्ष क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि व्यक्ति अपना काम तो ठीक से करता नहीं और दूसरे के काम में अड़ंगा लगाता है, उसके काम में टांग अड़ाता है। इसी वजह से क्या होता है कि समाज में आज विभाजन और इतनी प्रकार से संघर्ष देखने को मिलते हैं हम लोगों को। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बात कर लेते हैं सामाजिक अनुशासन। सामाजिक अनुशासन का क्या मतलब होता है कि जो जिसका जो काम है, देखिए पृथक धर्म का यानी कि आपका कर्म ही, आपका जो कर्म है वही क्या है, आपका धर्म है, वही आपका धर्म है। और अगर आप उसका पालन नहीं करोगे तो आप धर्म से भ्रष्ट हो जाओगे। यहां पर यह कहा गया है कि व्यक्ति को अपने ही कामों का पालन करना चाहिए और बिल्कुल दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही आपका जीवन का सही तरीका होगा और इसी से समाज में एक अनुशासन आ जाता है। अब इसकी क्या क्या त्रुटियां हैं, क्या क्या इसके दोष है और किन किन आधारों पर इसकी आलोचना हम कर सकते हैं, यहां से आपको सीधे 11 नंबर का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। तो देखिए सबसे पहले तो उच्च निम्न श्रेष्ठता का भाव उत्पन्न होता है इससे। जरूर ये कहा गया है कि जो व्यवस्था है आश्रम व्यवस्था है ना, इसके अंतर्गत विभेद जरूर पाया जाता है कार्यों के आधार पर, लेकिन उच्चता निम्नता का संस्तरण नहीं पाया जाता। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उच्च निम्न श्रेष्ठ या निम्न इसका भाव जरूर यहाँ दिखाई देता है। आप देखेंगे कि हर पूरी व्यवस्था में ब्राह्मण जो है वो उसको सबसे श्रेष्ठ माना गया, ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया है ना। दूसरे ऐसी हायरार्की चलती, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय को माना गया, तीसरे नंबर पर वैश्य को और सबसे निम्न स्तर पर किसको, शूद्र को समझा गया। और इन्हीं की वजह से, इसी वजह से क्या होता, उच्चता निम्नता का क्रम आता है, ऊंच नीच की भावना पैदा होती है
और समाज में जो शूद्र वर्ण है इन्होंने इनका विरोध भी किया इस व्यवस्था का, और इसके कारण धर्मांतरण जैसी घटनाएं भी देखने को आई है। तो ये चीज भी आपको देखने को मिलती है। समाज में अस्पृश्यता, असमानता और शोषण, ये तीन चीजें किसके साथ होती है? ये भी ज्यादातर इन निम्न वर्ण के लोगों के साथ होती है। इनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार हमारे समाज में होता है, जिसकी वजह से संविधान में अनुच्छेद 17 जोड़कर इसको बैन करना पड़ा, इसके लिए कानून भी बनाने पड़े। असमानता यानी कि यहाँ पर उच्चता निम्नता का ये क्रम पैदा होता है, और जो उच्च वर्ण के लोग हैं उन्होंने बहुत सारी वंचनाएं लागू कर दी, कई सारी चीजों से वंचित कर दिया निम्न वर्ण को, और ये आज भी समाज में देखने को मिलता है। ठीक है, इस पे राजनीति होती है बहुत ज्यादा, आपको पता है। प्रजातंत्र के विकास में सहायक बाधा, प्रजातंत्र का अमूल होता है स्वतंत्रता, समानता और न्याय, बंधुत्व। और स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, उनका कोई लेना देना यहाँ नहीं दिखाई देता। यहाँ जिसके हाथ में जो उच्च वर्ण में है उसी को श्रेष्ठ समझा जाता है, और उसी के हाथ में सारी सत्ताएं होती है दोस्तों। तो इस आधार पर भी आप लोगों को देखना चाहिए इस चीज को। प्राकृतिक संसाधनों पर वर्ग विशेष का अधिकार हो जाता है। अब आप देखिए कि यहाँ पर सारे के सारे संसाधनों पर ज्यादातर जो नियंत्रण है वो ब्राह्मणों का या क्षत्रियों का देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से आरोप लगाए जाते हैं, विद्वानों का कहना है इस प्रकार से। समाज का एक बहुत बड़े भाग को विकास के समुचित अवसर ना मिल पाना, यानी कि जो एक बहुत बड़ा भाग होता है, कौन सा बहुत बड़ा भाग? एक तो शूद्र, जिनके लिए आश्रमों का प्रावधान भी नहीं है, और दूसरी चीज है महिलाएं। तो इनको कई प्रकार से वंचित करके और इनके विकास पर एक प्रकार की रोक लगा दी गई है, ऐसा भी प्रतीत होता है। राष्ट्रीय एकता के मार्ग को बाधित करना, हम सब भारतीय हैं और इतनी विभिन्नता में भी एकता है हमारे बीच में, लेकिन ये जो विभेद इसकी वजह से पैदा होते, इस आश्रम या इस वर्ण व्यवस्था की वजह से जो समाज का विभाजन हो जाता है और उच्चता निम्नता का भाव यहाँ पैदा हो जाता है। इससे क्या होता है कि समाज में राष्ट्रीय एकता को एक चैलेंज मिल जाता है, एक चुनौती उसके सामने आ जाती है। सामुदायिक भावना का संकुचन, सामुदायिक भावना का मतलब है कि हम जहाँ रहते हैं वो हमारा समुदाय है और उसमें हम की भावना पाई जाती है। लेकिन यहाँ जब हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर कुछ लोग अच्छे और कुछ लोग निम्न हैं, अगर ये भाव पैदा होता है तो उससे हम की भावना का पतन हो जाता है और सामूहिकता को धक्का लगता है। ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ देखनी है। तो इस तरीके से मैंने इस पूरे लेक्चर में, इस पूरी सीरीज में मैं आप लोगों के लिए समाजशास्त्र, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, और इससे जुड़ी हुई कुछ यूनिट्स जो आपके पेपर नंबर 2 पार्ट बी में जुड़ी हुई, उनको हम लगातार तैयार कर रहे हैं। आप लोग बने रहिए और अपनी बहुत बेहतर तैयारी के लिए फोर्स के सभी मंचों से जुड़े रहिए। जय हिंद दोस्तों।